We come to the first part, the French Revolution and the idea of the nation. Now, as we know, France was not a nation state. Now, before coming into the nation state या फिर एक nation state बनने से पहले वो it was ruled by Louis XVI, who was an absolute monarch. Now, he had made some decisions or some political decisions which had led the country to various losses. Now, due to this, many people violated him and the powers were transferred to a body of the French citizens. क्योंकि देश का बहुत नुकसान हो रहा था उनकी वजह से, उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो फ्रांस के फेवर में नहीं थे, इसीलिए उनसे वो पावर्स लेके कुछ एक बॉडी यानी कि एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स को दिया था ताकि वो अभी फ्रांस की देख रेख करे. ये जो रेवोल्यूशन है, ये जो आवाज़ उठाई थी लोगों ने, ये शुरुआत इसकी कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी फ्रॉम दिस प्लेस. ये बैस्टिली में है, एक प्रिजन है जहाँ पे लोगों ने अपना आक्रोश जो है जताया था उस जगह को तबाह करके, जलाकर. Here you can read this. The image of the French Bastille being stormed by revolutionary crowd has been placed next to the similar fortress meant to represent the bastion of despotic rule in the German province of Kassel. ये जो आंदोलन है, ये जो रेवोल्यूशन है, वो किस तरह से उस लोगों ने इसकी शुरुआत की. Now the French revolutionaries introduced various measures and practices. उन्होंने कुछ measures introduce किए. Ideas such as la patrie, that is fatherland, मतलब ये हमारी भूमि है, हमारी जन्मभूमि है. देन ले सिटियन, यानी कि द सिटीजन, हम इस देश के वासी हैं. देन दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फ्लैग फॉर देयर कंट्री टू रिप्लेस द रॉयल वन. इसके बाद जो जनरल थे, स्टेट के जनरल थे, ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स. एक्टिव सिटीजन्स वो लोग थे जो रेडिली पार्ट लेते थे देश के काम के लिए. फिर इसके साथ साथ उन्होंने नए हिम्स बनाए. हिम्स यानी सॉन्ग्स होते हैं जो प्रेजेस के लिए होते हैं. देन उन्होंने शपथ ली, ओथ लिए, ओथ टेकन. देन मार्टियर्स वर कॉमेमोरेटेड. मार्टियर्स वो लोग हैं जो रिलीजियस बिलीफ रखते हैं. कॉमेमोरेशन यानी कि उनको एक तरह से याद रखना. तो ऐसे लोगों को याद किया गया था, उनको रिस्पेक्ट दिया गया था. अलॉन्ग विद दिस वी ऑल्सो can see that uniform laws for all citizens within the territory were passed. सबके लिए, हर एक सिटीजन के लिए सेम लॉ होगा. ऐसा नहीं कि कोई हाई क्लास है उसके लिए कुछ अलग लॉज होंगे, या फिर जो लोग लो कास्ट है या फिर लो क्लास पीपल हैं उनके लिए कुछ अलग. सब लोग के लिए एक जैसा लॉ. all are equal in front of the law. Then the next, the internal custom duties and dues were abolished. Within the territory, within the country, जो भी ड्यूटीज़ या फिर जो टैक्सेस वगैरह लगते थे और जो ड्यूज़ बाकी थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था. अभी ऐसा कुछ नहीं था. देन दे हैड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स इंट्रोड्यूस्ड. सबके लिए यूनिफॉर्म वेट्स, हर किसी के पास सेम वेट्स और मेजर्स होंगे ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, हर किसी के लिए, ताकि कोई किसी को चीट ना कर सके. देन द रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड. व्हाट आर डायलेक्ट्स? डायलेक्ट्स वो लैंग्वेजेस होते हैं जिनके कोई रिटन फॉर्म नहीं होते, जिनको हम सिर्फ बोल के ही, बातें करके ही हम लोग कम्युनिकेट करते हैं. वी डोंट हैव एनी रिटन फॉर्म. तो रीजनल डायलेक्ट्स, जैसे कि अभी हम किसी रीजन में जाएंगे तो वहाँ का एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगा, उसे हम डायलेक्ट बोल सकते हैं. तो ऐसे डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया था, यानी उनको ज़्यादा यूज़ नहीं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था. इंस्टेड लोगों को बोला गया था कि अभी सिर्फ फ्रेंच को ही अभी हमें एनकरेज करना है. इसके लिए फ्रेंच आगे जाकर एक कॉमन लैंग्वेज बन गया था.
ओके, आगे है, रेवोल्यूशनरीज मानते थे कि दिस रेवोल्यूशन वॉज अ मिशन, वो सिर्फ एक रेवोल्यूशन, एक मिशन था, एंड डेस्टिनी, मतलब ये उनकी तकदीर थी, ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म। ये उनका एक मिशन था, एक मकसद था कि, और एक फ्रेंच नेशन की डेस्टिनी थी कि वो यूरोप के लोगों को लिबरेट करे, उनको ऊपर उठाए, जिस मुश्किल में वो फंसे थे, जिस ऑपरेसिव रूल में वो फंसे थे। नाउ यर डिपोटिज्म मीन्स एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर, स्पेशली इन अ क्रूएल एंड ऑपरेसिव वे। जैसे कि कोई आप पर जोर ज़बरदस्ती से अपनी पावर, अपने कानून, अपने जो भी रूल्स हैं वो थोपता है। तो ऐसे डिपोटिज्म से यूरोप को लिबरेट करना, उनको उसमें से निकालना। तो रेवोल्यूशनरीज जो थे वो ये मानते थे कि ये उनका एक मिशन है कि हमें यहाँ के लोगों को लिबरेट करना है। Further, we can see that when such events were happening, of course, it will be no longer that this news spreaded all towards the different cities of Europe. एक बार जब ऐसे इवेंट शुरू हो जाते तो उन्हें स्प्रेड करने वक्त नहीं लगता, और धीरे धीरे ये बातें, सारी न्यूज़ जो है यूरोप में अलग अलग शहरों तक पहुंच गई थी। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और जो अदर मेंबर्स थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो मिडिल क्लास को एजुकेट करने लगे और जैकोबिन क्लब्स इस्टेब्लिश करने लगे। ये जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास और जो दूसरे लोग हैं उनको यही सिखाने या फिर उन्हें इस रेवोल्यूशन के बारे में और नॉलेज देकर उन्हें अपने साथ करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जैकोबिन क्लब्स, ये एक ऐसा क्लब है जहाँ पे इट इज़ अ सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब देश के जो लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लोग हैं, वो साथ में एज फ्रेंड्स रहते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो ऐसे जो लोग हैं, जब एक साथ में लोग ग्रुप बना के देश के लिए काम करते हैं, ऐसे क्लब्स को जैकोबिन क्लब्स बोलते हैं। ये जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो लोगों को एडुकेट करते थे कि रेवोल्यूशन इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। भी इन्होंने ये सोचा कि जो फ्रांस है वो हमारी इस रेवोल्यूशन में काफ़ी मदद कर सकता है, तो उन्होंने फ्रांस की जो आर्मी है उसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजने के बारे में सोचा। तो ये जो फ्रेंच आर्मीज़ है वो धीरे धीरे बाकी कंट्रीज़ में, यूरोप के कंट्रीज़ में मूव होने लगी, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। दिस वॉज इन 1790s। इन रेवोल्यूशनरी फ्रेंच आर्मीज़ का काम यही था कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके लोगों को नेशनलिज्म के बारे में बताते थे, इस रेवोल्यूशन के बारे में बताते थे, और लोगों को नेशन स्टेट के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते थे। Now when we talk about these countries where these revolutionary wars were done, यहाँ पे ऑलरेडी मोनार्की सिस्टम प्रिवेलिंग था, तो वहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर्स होते थे, मोनार्क से फाइट किया जाता था, फिर वहाँ पे नेशन स्टेट एस्टैब्लिश किया जाता था। अभी ये जो वॉर्स होते थे, ऑलरेडी फ्रांस नेशन स्टेट था, तो इन वॉर्स को लीड कौन करता था? तो इन वॉर्स को लीड करते थे नेपोलियन बोनापार्ट। He was Napoleon Bonaparte. He was a statesman, यानी कि वो एक पॉलिटिकल लीडर थे। He was very powerful. भी उनके कहने पे जो आर्मीज थे वो उनके साथ चल देते थे और वॉर्स करते थे, और उनकी इसी कोशिश की वजह से they had conquered a very major part of Europe. Now when we are talking about Napoleon Bonaparte, he himself was a monarchical, he himself believed in monarchical system, यानी कि एक पावरफुल पर्सन जो सभी लोगों पे राज करे। तो जब वो पावर में आए नेपोलियन बोनापार्ट, तो उन्होंने उस समय फ्रांस की डेमोक्रेसी को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन
कुछ ऐसे रिफॉर्म्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे जो लोगों को बहुत ही अच्छे